हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मिल रहे हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसको पावर दी गई है रिट्स को इशू करने की। लोगों को कंफ्यूजन है कि वेदर द हाई कोर्ट हैज़ द पावर और द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो आज इसको क्लियर करेंगे, समझेंगे कितनी तरीके की रिट्स होती हैं, हर रिट दूसरे रिट से कैसे डिफरेंट है। एक एक टॉपिक को बहुत आराम से समझाऊंगी, इजीली आपको ग्रैब करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ समझ सकती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट प्लीज़ एंड तक देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी और आपको मज़ा आएगा और आपको आज यहाँ से आप समझ के जाओगे कि पांचों की पांचों रेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और सिर्फ अपने तक नॉलेज मत रखा करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो। शेयर करने से नॉलेज भी इंक्रीज होती है और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू इशू रिट, सबसे पहले रिट इशू करने की पावर है किसके पास? ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके पास रिट्स के अलावा बहुत सारी पावर्स थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल या पावर इसको जो हमने दी वो दी कि तू जो है तेरे पास पावर है तो रिट्स इशू कर सकता है। तू कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हमने पावर दे दी। हमने किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्या पावर दी? कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुम दोनों रिट्स इशू कर सकते हो। ठीक है, चलो। रिट का मतलब होता क्या है? रिट का मतलब होता है कमांड देना। कमांड दे सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है कि वो कमांड दे सकते हैं किसी भी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को। अब ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगा कि कौन सी रिट के अंदर आप किसी पर्सन को दे सकते हो या किसी में किसी अथॉरिटी को दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं रिट्स है क्या। रिट्स क्या होती हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की पावर की वजह से रिट्स को इशू कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में दिए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट की वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो। तभी मैं सीरीज वाइज बना रही हूँ ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो और आपका बेस क्रिएट हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या। ठीक है, तो रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 भी एक पार्ट है, एक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के बीच में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में। ठीक है, अब आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो पर्सन जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा ये राइट वायलेट हुआ है, और कोर्ट जो है उसको अप्रोप्रिएट रिट जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है मैम, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली, तो मैम हाई कोर्ट वाला जो सीन सुनने में आता है व्हाट इज दैट? तो ठीक है, बता रही हूँ। जो हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर मिली है वो मिली है आर्टिकल 226। ठीक है, अब होता क्या है कि सिटीजन जो है ना, जब उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो उस केस में अप्रोच कर सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। मतलब दे हैव बोथ द पावर्स, कि बोथ द वेज, कि वो वहां भी जा सकते हैं और वहां भी जा सकते हैं। बट एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन है उसका कोई राइट वायलेट हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पता है ना आपको? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, पता है ना ये सारे राइट्स। तो अगर किसी पर्सन का कोई राइट वायलेट हुआ है जो राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, वो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिटीजन था ए जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था, तो ए जो है वो कर सकता है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। बट अगर ए का जो है राइट वायलेट हुआ होता जो कि फंडामेंटल राइट ना होता, तो ही हैज ओनली राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226। समझ में आती है बात? अभी तक जितना पढ़ा उसको सम अप करते हैं पहले, वरना नहीं लास्ट में सम अप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले रिट इशू करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा किसी और अन्य कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है,
किसके पास पावर है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पावर किससे मिली? आर्टिकल नंबर 32। हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 226। हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के लिए भी और अदर राइट्स के लिए भी, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकता है। ठीक है, ये लोग जो है रिट किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं? किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कितने तरीके की रिट्स होती हैं। रिट्स होती हैं आपकी 5 तरीके की। पहली होती है हेबीस कॉर्पस, दूसरी होती है मिंडबस, तीसरी होती है सर्शियोरारी, फोर्थ होती है क्वो वारंटो, फिफ्थ होती है प्रोहिबिशन। एक एक करके इसको समझते हैं, हर रिट होती क्या है, हर एक रिट का मतलब क्या हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं हेबीस कॉर्पस। हेबीस कॉर्पस का मतलब देखो, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये यहाँ के नहीं है, तो इन वर्ड्स का पहले मतलब समझो। ये वर्ड का मतलब है टू हैव द बॉडी। हेबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। ठीक है, अब पहले इस रिट का मतलब समझो। रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस जो है, कोर्ट कब इशू करता है? कोर्ट इस केसेस में इशू करता है जहां पे किसी भी पर्सन को डिटेन रखा गया है और इलीगली रखा गया है। तो जब किसी पर्सन को आप इलीगली डिटेन कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें कोर्ट जो है, ठीक है, जब भी किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो कोर्ट जो है कमांड इशू करती है। जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया है उसको बोलती है, अगर कोर्ट को सच में लगता है कि उसका जो डिटेंशन है वो इलीगल है, तो वो उस अथॉरिटी को कमांड देती है, ऑर्डर देती है कि उस पर्सन को छोड़ दो, रिलीज कर दो। ठीक है, और ये रिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी किसी पर्सन को आप डिटेन कर रहे हो, अगर वो इलीगली डिटेन्ड हो रहा है तो उसको बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ तो वे देना था ना, तो इसलिए ये वे देना जरूरी था, वरना आपकी आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, वो वॉयलेट होती। तो इसलिए ये रिट बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट, मान लो कि आपको किसी अथॉरिटी ने डिटेन किया, तब वो कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है और आपको रिलीज करवा सकता है। बट मान लो कि आप रहते हो और आपका नेबर है, ठीक है, आपके नेबर ने आपको घर में बंद करके रख दिया, तो क्या आप अब कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि योर नेबर इज अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल, ही इज नॉट एन अथॉरिटी, वो अथॉरिटी नहीं है, ही इज नॉट एन अथॉरिटी, ही इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो क्या अब क्वेश्चन आता है, क्या ये रिट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोर्ट इशू कर सकता है? तो आंसर इज बिग यस। प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी ये दोनों के लिए होता है। यानी कि अगर आपको कोई आपका नेबर, कोई आपका फ्रेंड, एनीवन अगर आपको डिटेन कर लेता है एंड दिस डिटेंशन इज इलीगल, वो डिटेंशन इलीगल होनी जरूरी है। ठीक है, तो कोर्ट जो है उसके लिए भी क्या इशू कर सकता है? कमांड इशू कर सकता है, रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस, कि भाई उस पर्सन को रिलीज करो। अब एक बार फटाफट इसकी रीडिंग लेते हैं। द रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस इज इशूड बाय द कोर्ट्स इन दोज केसेस वेयर द पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड. By this writ, the court commands the person or the authority who has detained or restrained another person to present such person before the court. The court requires the detaining person or authority, court बुलाता है detaining person को जिसने detain किया है, कि अपने ग्राउंड्स रखो कि तुमने उस पर्सन को डिटेन क्यों किया। जिस भी अथॉरिटी ने डिटेन किया उसको अपने ग्राउंड्स रखने के लिए बुलाया जाता है, और अगर वो वैलिड ग्राउंड नहीं दे पाता कि उसने पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन क्यों, पकड़ के क्यों रखा है, तो उस डिटेंशन को हम इलीगल मानते हैं और कोर्ट जो है उस पर्सन को रिलीज करवाता है इमीडिएटली। उसके बाद द रिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज इफ दिस इज रिट is not provided by the constitution, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिट नहीं देता, a person can be unlawfully detained. अगर ये रिट ना होती तो किसी भी पर्सन को, ऐसे तो कोई भी किसी को भी पकड़ता और उसको रख लेता, उसको बांध के रख लेता, पकड़ लेता। तो ये रिट देनी बहुत जरूरी थी क्योंकि आपके जो राइट है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको हमें सेफगार्ड रखना था। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ लो, इसी से मैंने क्वेश्चन बोला था। द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर आपको कोई आपका पड़ोसी भी पकड़ता है ना, कोई आपका नेबर भी पकड़ता है, तो आप ये रिट उसके लिए भी करवा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो इस केस के बिहाफ।
ओके। अब बात ये आती है, मैम क्या ये रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई वही पर्सन करेगा जिसे डिटेन किया गया है? तो आंसर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हो सकता है कि जिस पर्सन को डिटेन किया हो वो उस हालत में ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अप्लाई कर सके। तो इस रिट में सबसे अच्छा वे है कि आप या तो हिमसेल्फ, वो जो पर्सन है वो हिमसेल्फ अप्लाई कर दे, या कोई उसका फैमिली मेंबर। इवन दो इस रिट के अंदर अप्लाई करने की पावर स्ट्रेंजर्स के पास भी है, यानी कि उसके फ्रेंड्स, उसके स्ट्रेंजर्स भी उसके लिए रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो इस रिट में अप्लाई करने की पावर द पर्सन, जो डिटेन्ड पर्सन है, उसके पास भी है, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स, कोई भी, इवन दो स्ट्रेंजर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो हेबीज कॉर्पस के अंदर आपको रिट फाइल करने के लिए क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए? जो एप्लीकांट है, जो रिट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो दूसरे की कस्टडी में होना चाहिए। दूसरा पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है। डिटेन्ड पर्सन के लिए रिट के लिए अप्लाई कौन करेगा? या तो फैमिली मेंबर्स, या वो खुद, या स्ट्रेंजर। ठीक है। द रिट विल अप्लाई इन केस ऑफ एन अरेस्ट मेड बाय पुलिस व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड आर नॉट फॉलोड। हो सकता है जो भी, देखो होता है ना कि पर्सन को अगर आप डिटेन करते हो तो 24 आवर्स से पहले उसको प्रेजेंट करना होता है। तो हो सकता है कोई भी ऐसा था प्रोसीजर जो उसने फॉलो नहीं किया, कोई भी प्रोविजन को नहीं माना, तो उस केस में वो जो आपकी डिटेंशन है वो इलीगल हो जाती है, और फिर आप जा सकते हो रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस के साथ। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो आपको हेबीज कॉर्पस खत्म हो गया है। इतना ही था। क्या आपको ये समझ में आया? तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस में क्या होता है? वी कमांड। इसका मतलब होता है वी कमांड। इसमें क्या होता है? हर सुपीरियर कोर्ट के पास पावर है कि वो इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है। वो उसको या तो किसी काम को करने के लिए बोल सकती है या किसी काम करने से रोक सकती है। वर्ड्स देखो, सुप्रीम को वो सॉरी superior courts order the inferior court to do an act or to abstain from doing an act। या तो काम करने के लिए बोल सकती है या किसी काम को रोकने के लिए, कि जो कर रहे हो उसको रोक दो, रोकने के लिए भी बोल सकती है। ठीक है। अब ये ऑर्डर कौन सी कोर्ट दे सकती है? सुपीरियर कोर्ट। किसके लिए दे सकती है? किसी भी कोर्ट्स के लिए, इंफीरियर कोर्ट्स के लिए, किसी भी ट्राइब्यूनल यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए भी दे सकती है। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी भी अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके देखो तो आपको समझ में आएगा क्वासी जुडिशियल बॉडी होती क्या है। ठीक है। अब आगे समझो, ये जो रिट है ये हम इशू करवाते क्यों हैं? देखो, सुपीरियर कोर्ट जो है इंफीरियर कोर्ट को रिट इशू कर क्यों रही है, ऑर्डर दे क्यों रही है? हो सकता है देखो कि किसी भी इंफीरियर कोर्ट की कोई ड्यूटीज थी। ड्यूटीज कैसी है? इन्फोर्सिंग द ड्यूटीज। कोई उसकी ड्यूटी थी जो उसे लॉ के थ्रू मिली थी, जो उसे करनी थी। ठीक है। या फिर जिस तरीके का ऑफिस उनका है, जो भी ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो भी जिस तरीके का ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं और वो उन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उनके उस ड्यूटी को परफॉर्म ना करने की वजह से आपका फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है। तो आप जो है रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ठीक है। अब बात सुनो एक और, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये रिट ऑफ मैंडेमस है ये किसी प्राइवेट पर्सन के लिए आप इशू नहीं करवा सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रिट इशू होगी वो अथॉरिटी के लिए होगी। ठीक है। जैसे कि पब्लिक ऑफिस जिसने किसी ने होल्ड किया हो, बोला ना मैंने, जैसे सुपीरियर कोर्ट किसको ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल को या क्वासी जुडिशियल बॉडीज को या कोर्ट्स को, इंफीरियर कोर्ट्स को देगा। ठीक है। तो अब दोबारा से एक मेरी बात सुनो, रिट ऑफ मैंडेमस इशू होती है, देखो सुपीरियर कोर्ट इशू करता है इंफीरियर कोर्ट को। ठीक है। क्यों इशू होती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एपेक्स कोर्ट है, इसके पास पावर है टू इशू रिट ऑफ मैंडेमस इवन अगेंस्ट द हाई कोर्ट एंड इवन दो द हाई कोर्ट के पास भी पावर है, क्योंकि देखो हर सुपीरियर कोर्ट के पास पावर है अपने इंफीरियर कोर्ट्स के लिए, मतलब जो उस कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स हैं वो उसको रिट्स इशू कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को और हाई कोर्ट अपने से नीचे इंफीरियर हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू कर सकती है। देखो, द रिट
is useful for enforcing the duty which is required to be done by law or by the office which a person holds. One of the most important points above the writ of mandamus is that it cannot be issued against a private person. आप private person के against में issue नहीं कर सकते, and therefore only the state or the people who hold any office which falls in the category of public office can be compelled to do or to abstain from doing an act, कि आप ये काम करो और मत करो. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ए जो है वो ना पब्लिक सर्वेंट है, उसने कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, उसने नहीं करी, तो बी जो है ना उसका राइट अफेक्ट हो गया, तो बी क्या कोर्ट में अप्लाई कर सकता है? तो आंसर इज यस, वो रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई कर सकता है. बट इफ जो ए है इन द अबव एग्जाम्पल, अगर वो पब्लिक सर्वेंट ना होता, अगर वो कौन होता? बिजनेसमैन होता या कोई एनी पर्सन होता और उसने कोई ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी, तो क्या आप अप्लाई कर पाते? नो, क्योंकि यू कैन अप्लाई फॉर ओनली पब्लिक ऑफिशियल. देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है, बात को समझो. दिस रिट इज यूजफुल फॉर एनफोर्सिंग द ड्यूटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू जो ड्यूटी करनी थी उसके लिए आप कर सकते हो, और बाय द पर्सन विच और बाय द ऑफिस विच अ पर्सन होल्ड्स, जो भी ऑफिस वो होल्ड कर रहा है और उसकी कुछ ड्यूटी बनती थी तो आप कर सकते हो. ठीक है, बात समझ में आ रही है? हु कैन अप्लाई फॉर दिस रिट? इस रिट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? द पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज्ड इज अलाउड टू अप्लाई फॉर द रिट, यानी कि जिसके राइट अफेक्ट हुए हैं. ठीक है, और अ पब्लिक सिटीजन कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन अदर्स पर्सन बिहाफ, जैसे कि हमने हैबीज कॉर्पस में देखा, इसमें भी किसी और के बिहाफ में कोई और पर्सन अप्लाई कर सकता है. तो ये था आपका मैंडेमस का मतलब. हैबीज कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी, कि आपने जो है हैबीज कॉर्पस में क्या था कि आपने जो है किससे करवाई? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से क्या रिट इशू करवाई? हैबीज कॉर्पस की. उसमें जब पर्सन इलीगली डिटेन था. मैंडेमस में आपने क्या करवाया? किसी की पब्लिक ड्यूटी थी, किसी की पब्लिक ड्यूटी थी और वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो आपने रिट इशू करवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए. अगर किसी की पब्लिक ड्यूटी है और वो आपके लिए परफॉर्म नहीं हो रही है तो आप करवा सकते हो. आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक पर्सन है, मान लो एक्स, आपने उसको कहा कि तू आके मेरे घर को पेंट करेगा. ठीक है, आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने कहा वो पेंट करेगा, आपने कहा कि ठीक है इतना अमाउंट ऑफ लमसम यू आर पेइंग. ठीक है, कि आप कर रहे हो या करोगे, वट एवर द केस में भी आप पे करोगे. ठीक है, अब मान लो उसने 2 दिन पेंट किया और वो पार्शियल काम करके निकल गया और आपने उसको एडवांस में उससे ज़्यादा पेमेंट दे दी, तो थी तो वो भी एक ड्यूटी. तो वेदर इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट और कंसिडर्स अंडर द ड्यूटी ऑफ पब्लिक ड्यूटी, वेदर इट इज कंसिडर्ड एज पब्लिक ड्यूटी. तो यही तो बात है. देखो ऐसे तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे कि भाई उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा और उसने मेरे लिए ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो क्या ये राइट के लिए आप जा सकते हो? तो नहीं. यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए तभी आप जा सकते हो. अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ड्यूटी है या किसी और वे में उसकी कोई ड्यूटी है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते. बात को समझो, एक एक वर्ड को सुनो ध्यान से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक वर्ड ना सुनते ही पूरी की पूरी लाइन खराब हो जाती है. मैंडेमस समझ में आया? नेक्स्ट है सर्शियोरारी. अब सर्शियोरारी समझते हैं. रिट ऑफ सर्शियोरारी. रिट ऑफ सर्शियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड. देखो रिट ऑफ सर्शियोरारी का मतलब है करेक्टिव इन नेचर. ये जो रिट है ना, ये किसी चीज को करेक्शंस के लिए आई है. होता क्या है, कई बार इंफीरियर कोर्ट्स के पास ना कुछ पावर्स होती नहीं है कि वो पर्टिकुलर टाइप का ऑर्डर या पर्टिकुलर टाइप का केस जो है डिस्कस करें और उसमें अपने ऑर्डर दे सकें, उसमें अपनी जजमेंट दे सकें. बट वो उसको देते हैं, वो उसके लिए ऑर्डर पास करते हैं. ठीक है, जो कि गलत है. अब होता क्या है, उस केस में जिस पर्सन के अगेंस्ट यानी कि जो भी एग्रीव पर्सन होता है वो जो है वो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा कि पर्टिकुलर कोर्ट के पास पावर नहीं थी इस केस को हैंडल करने की और जजमेंट देने की, परंतु उन्होंने ये ऑर्डर दिया. फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है
वो क्या करेंगे, वो रिट ऑफ सर्शियोररी इशू करके उनका जो ऑर्डर है उसको क्वैश करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। क्वैश का मतलब होता है कैंसिल द ऑर्डर, ठीक है, उस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। तो सर्शियोररी होती है करेक्शन के लिए, जब ऑर्डर पास हो गया और ऑर्डर जो था वो सही तरीके से पास नहीं हुआ, फिर जो है सुपीरियर कोर्ट आता है पिक्चर में और वो उस ऑर्डर को क्वैश करता है। बेस समझ में आया? अब पढ़ते हैं, देखो। दिस रिट इज करेक्टिव इन नेचर, which means the purpose of this writ is to correct an error which is apparent on records. समझ में आया? Certiorari is a writ which is issued by superior court to an inferior court. This can be issued when the superior court wants to decide a matter. हो सकता है कि कोई मैटर superior court decide करना चाहता है और inferior court के पास उस पावर को, उस केस को डिसाइड करने की jurisdiction भी नहीं है, ठीक है। तो उस writ को, this writ can also be issued when there is fundamental error in the procedure followed by inferior court or there is a violation of principle of natural justice. हो सकता है कि inferior court ने किसी केस को हैंडल करते वक्त किसी भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है, या फिर जो उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है वो प्रोसीजर फंडामेंटली एरर है, गलत है, सही नहीं फॉलो किया है। उस केस में सुपीरियर कोर्ट जो है पिक्चर में आता है और वो क्या करता है, क्वैश द ऑर्डर ऑफ दैट इंफीरियर, उसके ऑर्डर को क्वैश करेगा। एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हो, मैंने पूरा बना के लिखा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लो कोई केस हैंडल किया, उसके पास पावर नहीं थी, जो एग्रीव पर्सन था उसने अप्लाई किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इशू क्या करी, रिट ऑफ सर्शियोररी, और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इशू ऑर्डर को, इशू किए हुए ऑर्डर को क्या किया, क्वैश कर दिया, ठीक है। अब सर्शियोररी में क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे पहले ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, हो सकता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन ना हो, आप फिर भी उस केस को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया हो, या फिर आपने एक केस को हैंडल करते वक्त लॉ के प्रोविजंस को ही डिसरिगार्ड करा है, उन्हीं को नहीं समझा और गलत जजमेंट पास करी, ठीक है। अब इस रिट के लिए अप्लाई कर कौन सकता है? इस रिट के लिए द पर्सन हु इज एग्रीव्ड, जिसके खिलाफ जो है ऑर्डर पास किया इंफीरियर कोर्ट ने, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। या फिर पढ़ो पूरा, the person who is aggrieved by the wrongful exercise of jurisdiction by the court should bring the petition before the superior court. अब बात को समझना, this writ is different from the writ of habeas corpus, as habeas corpus can be applied for even by a non-aggrieved person and the courts will accept such an application. मेरी बात को समझना, क्योंकि उस केस में पर्सन जो था वो डिटेन था, उसको पकड़ा हुआ था, तो हमने अलाउ किया था या तो तू अप्लाई कर दे या तेरा कोई फैमिली मेंबर तेरे बिहाफ पे अप्लाई कर दे, तो कोर्ट जो है वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है ही शुड हिमसेल्फ हैज टू अप्लाई, उसको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट होम। अब ये रिट अप्लाई करेगा कौन, ठीक है, समझ में आया, बट ये किसके अगेंस्ट अप्लाई हो सकती है, द बिग क्वेश्चन। द रिट ऑफ सर्शियोररी लाइज अगेंस्ट दोज बॉडीज विच आर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन नेचर। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में क्या फर्क है, प्लीज आप उसको जाके देखो, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, वीडियो डाली हुई है, ठीक है। अब समझो, इट ऑल्सो मीन्स दैट स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे रिट के लिए, इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड रहेगी सिर्फ जुडिशियल पर्सन्स के, जुडिशियल बॉडीज़ के लिए, या फिर जो बॉडीज़ जुडिशियल फंक्शंस करती हैं। यानी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्शन किसके अगेंस्ट नहीं ले सकते, सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट्स, बिकॉज देयर फंक्शंस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो जुडिशियल नहीं होते। बात समझ रहे हो? होता क्या है, जब भी कोई ऑर्डर या कोई फैसला अगर किसी सरकार ने दिया है तो आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते कि भाई वो पर्टिकुलर जो ऑर्डर है वो मेरे अगेंस्ट है तो रिट ऑफ सर्शियोररी इशू करो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए साफ साफ लिखा
कि ये रिट आप इशू करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द बॉडी जिसके पास जुडिशियल पावर है, जिसका काम जुडिशियल है, जिसके फंक्शंस जुडिशियल हैं, ठीक है, सिर्फ उसके लिए इशू करवा सकते हो। समझ में आई रिट ऑफ सर्शियोररी? इसमें है क्या कि आप इशू करवा सकते हो। कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर किसी निचले कोर्ट ने यानी कि इंफीरियर कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर सही तरीके से सही प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं दिया है तो वो सुपीरियर कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा कि भाई उस ऑर्डर को क्वैश करो और वो फिर उस केस को खुद से हैंडल करेगा। नेक्स्ट है रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो में क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें क्या है, किसी पर्सन ने कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है, उससे पूछा जाता है कि भाई आपने किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है। ये बहुत आसान है, समझो। द रिट ऑफ क्वो वारंटो इज इशूड बाय द कोर्ट्स अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन when he assumes an office on which he has no right। उसने कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रखा है जिसमें उसका कोई राइट ही नहीं है। एंड इट इज़ एन इफेक्टिव मेजर कि हम प्रिवेंट करें पब्लिक को कि वो टेकिंग ओवर ना करें पब्लिक ऑफिस को। ठीक है, मेरा ना एग्जाम्पल बहुत आराम से सुनना। मान लो किसी एक पोस्ट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी थी और लोगों को बताना था कि ये पोस्ट खाली है, वैकेंसी है, आप अप्लाई करो। ठीक है, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, एक पर्सन आके उस पर अपॉइंट हो गया, तो अब उससे पूछा जाएगा कि भाई तूने किस अथॉरिटी से उस पब्लिक प्लेस पे ज्वाइन किया जिसकी एडवर्टीजमेंट ज़रूरी थी, जिसके लिए प्रोसीजर ज़रूरी था। बात समझ में आ रही है? ये रिट कब इशू होती है? जब कोई भी पर्सन उस पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन कर ले, उस पब्लिक ऑफिस पे आ जाए, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तू किस अथॉरिटी से आया। कंडीशंस देखो, the writ can only be issued when conditions are fulfilled। the office which has been wrongfully assumed होना चाहिए, प्राइवेट पर्सन ने लिया हो पब्लिक ऑफिस, और नेचर ऑफ ड्यूटीज उसकी कौन सी होनी चाहिए? पब्लिक ड्यूटीज के लिए आया है, पब्लिक ऑफिस के पब्लिक ऑफिस पे आया है, उस प्लेस पे आया है, और वो जो आया है उससे पूछा जाएगा कि भाई तू किस अथॉरिटी से आया है, तेरी क्या अथॉरिटी थी उस प्लेस पे आने की। समझ में आ रहा है? ये जो पावर है ना इस रिट को इशू करने की, ये कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशनरी है, यानी कि आप फोर्स नहीं कर सकते कि कोर्ट को ये रिट इशू करनी है। आपने एप्लीकेशन लगा दी, अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ डीम्स फिट, अगर उसको सही लगेगा कि हाँ इशू करनी चाहिए तो वो इशू करेंगे, क्योंकि ये इशू हो रही है किसी भी प्राइवेट पर्सन के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी पब्लिक प्लेस को, सॉरी पब्लिक ऑफिस को अगर आपने होल्ड करा है तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई आपने किस अथॉरिटी से उसको होल्ड करा। नेक्स्ट रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसमें कहा जाता है कि टू फॉरबिड। इसमें क्या है, अब इसमें और सर्शियोररी में फर्क है, ध्यान से सुनना फिर फर्क समझ में आएगा। ये लास्ट रिट है, ये रिट है जब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी लेनी होती है। सुपीरियर कोर्ट क्या करता है, इशू करता है कि भाई रुक जाओ, इस केस को तुम डिसाइड नहीं करोगे, इस केस को मैं डिसाइड करूंगा। देखो सर्शियोररी में क्या हो रहा था कि ऑर्डर आ चुका था, और ऑर्डर जो आया था ना वो सही प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश किया था। बट प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं है। प्रोहिबिशन में सुपीरियर कोर्ट पहले ही उसको रोक रहा है कि भाई तुम ऑर्डर पास करने के जो है एलिजिबल नहीं हो, हम पास करेंगे। देखो, जब इंफीरियर कोर्ट जो है ओवरस्टेप करता है अपनी जुरिस्डिक्शन को, या फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स है अभी उसके आगे पेंडिंग पड़ी है, अभी उसने रेमेडी नहीं दी है, रिजॉल्व नहीं करी है, और ये रिट भी इशू हो सकती है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए नहीं हो सकती। समझ में आया? सर्शियोररी में ऑर्डर आ चुका था, फिर उसको क्वैश करना था। प्रोहिबिशन में ऑर्डर आया नहीं है, अभी केस पेंडिंग है और सुपीरियर कोर्ट उसको इसको अपने पे ट्रांसफर। तो ये थी आपकी पांचों रिट्स। पांचों रिट का क्रक्स मैं आपको फिर से एक बार दे देती हूँ। पहली थी हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस का मतलब है भाई आपको किसी ने इलीगली डिटेन करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेंडामस में आप कमांड ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी किसी ने परफॉर्म नहीं करी, आप उससे उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, थर्ड है सर्शियोररी, कोई ऑर्डर था पास हो गया गलत तरीके से, ठीक है, तो आप उसके लिए जा सकते हो और सुपीरियर कोर्ट उस ऑर्डर को क्वैश कर सकता है। क्वो वारंटो में होता है आपने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई तूने किस अथॉरिटी से उस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। पांचवा है एंड लास्ट है प्रोहिबिशन। भाई अभी इंफीरियर कोर्ट ने ऑर्डर जो है पास नहीं किया है,
केस जो है उनके पास पेंडिंग है, तो उससे बोला जाएगा कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप इस ऑर्डर को, इस केस को देखो और ऑर्डर पास करो। तो सुपीरियर कोर्ट इस केस को ट्रांसफर कर लेगा अपने पास और बोलेगा कि भाई आप मत देखो। तो सर्शियोररी में केस पास हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है, उसको क्वैश करता है। बट प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं है। प्रोहिबिशन में केस अभी पेंडिंग चल रहा है, पहले ही पास हो जाएगा सुपीरियर कोर्ट के पास और वो उसको देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पांचों की पांचों रिट्स और रिट का मतलब क्या है वो समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर बड़ी वीडियो होती है उनको पूरा देखा करो, लास्ट तक वेट किया करो। एक एक चीज़ समझने में, सीरीज लगाने में, स्टेप्स बाय स्टेप समझने में टाइम लगता है, बट समझ ना आए ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़, भाई मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट बनाने में, उसको पूरा इस तरीके से बनाने में कि आपको समझ में आए। तो उसको कंटेंट अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके सेम स्ट्रीम के हैं उनके साथ शेयर करो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और लॉ पे, किसी और स्टैट्यूट पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।